Hello everyone, welcome to Nexio Academy. This is the second part of solving JEE Advanced Previous Year question of the Equilibrium chapter. इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी तक के दो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन इक्विलिब्रियम चैप्टर के, राइट? ओके, सो चलिए शुरू करते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज the percentage yield of ammonia as a function of time in the reaction N2 gas plus 3H2 gas giving me 2NH3 gas delta H reaction का is less than 0 exothermic reaction है. हेबर प्रोसेस की बात कर रहा है. सो डेल्टा H is less than 0 इसका मतलब है exothermic reaction. ये तो ऑब्वियसली हमें पता ही है. एट सम प्रेशर P एंड एट सम टेम्परेचर T1. ठीक है, तो मुझे परसेंटेज यील्ड, मैं परसेंटेज यील्ड बोल दूं या कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया बोल दूं, सेम ही बात है, राइट? If this reaction is conducted at the same pressure P but at some other temperature T2, जहां पर T2 is greater than T1, right? The percentage yield of ammonia as a function of time is represented by. Okay, मुझे ली चैटलियर प्रिंसिपल से पता है जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, सो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और मैंने अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया, सो के इक्विलिब्रियम विल डिक्रीज, और या मैं कह सकता हूं रिएक्शन विल मूव कहां पर? बैकवर्ड. रिएक्शन विल मूव बैकवर्ड, ये हमें ली चैटलियर प्रिंसिपल से पता है, राइट? ओके, सो रिएक्शन अगर बैकवर्ड की तरफ मूव करेगा तो दैट इज फॉर श्योर कि जो अमोनिया की कंसंट्रेशन है, राइट भाई, N2 और H2 की कंसंट्रेशन तो बढ़ेगी, वेयर एज अमोनिया की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी एट इक्विलिब्रियम. सो दैट इज फॉर श्योर कि T2 टेम्परेचर पे कंसंट्रेशन अमोनिया बोल दूं या परसेंटेज यील्ड बोल दूं अमोनिया की, विल डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू द T1 टेम्परेचर. चलो एलिमिनेट कर करके देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं. ऑप्शन ए में T1 और T2 की तो सेम परसेंटेज यील्ड दिखा रहा है, राइट? सो ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हो गया. वेयर एज ऑप्शन डी में T2 पे परसेंटेज यील्ड ज्यादा दिखा रहा है विद रिस्पेक्ट टू T1, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, राइट? ऑप्शन बी और ऑप्शन सी सही है कि भाई फाइनली T2 पे जो कंसंट्रेशन है अमोनिया की वो कम है विद रिस्पेक्ट टू T1. बी और सी दोनों ही ऑप्शन में. ओके, अब मुझे ये चेक करना है कि ये ग्राफ जाएगा कैसे. देखो, ये ग्राफ जाएगा कैसे वो डिपेंड करता है काइनेटिक्स पे. मैं इक्विलिब्रियम चैप्टर में या थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम इज अ पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट? मैं इक्विलिब्रियम में या थर्मोडायनेमिक्स में बता सकता हूं जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ चुका है. जब तक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं हारा उससे पहले होता है काइनेटिक्स, राइट? अच्छा, अब जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से होगा क्या? अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, सो रेट ऑफ द रिएक्शन विल इंक्रीज, एंड इट डजंट मैटर कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होना चाहिए या रिएक्शन एंडोथर्मिक. चाहे एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक हो, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन दोनों ही टाइप के रिएक्शंस का इंक्रीज होगा, राइट? ओके, तो उससे मेरे इक्विलिब्रियम पे क्या डिफरेंस आ रहा है? इक्विलिब्रियम पे ये डिफरेंस आ रहा है कि इक्विलिब्रियम विल अचीव अर्ली. जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो रिएक्शन फास्ट हो रहा है. तो रिएक्शन फास्ट हो रहा है तो इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो जाएगा जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे विद रिस्पेक्ट टू दी प्रीवियस टेम्परेचर. अब बी ऑप्शन देखते हैं. देखो, बी ऑप्शन में जो T2 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, दैट इज एट सम दिस टाइम T1 लेट से मैंने बोल दिया. अच्छा, मुझे कैसे पता लग रहा है कि इस पर्टिकुलर T1 पे ही अचीव हो गया? क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम के बाद कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया या लेट से परसेंटेज यील्ड ऑफ अमोनिया चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, तभी तो वो इक्विलिब्रियम पे आ गया, क्योंकि कंसंट्रेशन डजंट चेंज विद टाइम व्हेन द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, राइट? वेयर एज T1 पे लगभग कहीं यहां पर जाके आ रहा है, तो T2 पे जल्दी अचीव हो गया है इक्विलिब्रियम विद रिस्पेक्ट टू T1. सो बी इज द करेक्ट आंसर. सी ऑप्शन में क्या है? लगभग सेम ही टेम्परेचर, सेम ही टाइम पे इक्विलिब्रियम पे अचीव कर रहे हैं वो, राइट? सो ऐसा नहीं होगा, चाहे आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, दोनों ही केस में इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव होता है व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, राइट? सो बी इज द करेक्ट आंसर. सिंपल क्वेश्चन था 2015 JEE एडवांस. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज 2016 पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है। इस पैराग्राफ के 2 क्वेश्चन है। ओके, इसमें मैं आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लेके आया हूं, एंड दैट इज डेटा। डेटा ऑफ व्हाट, कि कितने प्रतिशत भारतीयों ने इसका आंसर सही किया है, कितने प्रतिशत भारतीयों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, एंड सो ऑन। बहुत सारा डेटा है, राइट। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, नॉट अटेम्प्टेड, रॉन्ग ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, पार्शियल, अगर वन और मोर देन वन करेक्ट है तो पार्शियल, अनअटेम्प्टेड परसेंटेज, रॉन्ग रिस्पॉन्स, करेक्ट, पार्शियल, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, राइट। और ये भी ऑफिशियल ही इंफॉर्मेशन है, कोई कोई मेड अप इंफॉर्मेशन नहीं है ये। ओके, सो ये लेकिन पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था 2016 में ही, तो वी डू नॉट हैव डेटा बिफोर 2016। 2016 से ही हमारे पास डेटा है। चलो, ये पहले क्वेश्चन करने से पहले एक बार ये देखते हैं। देखो, करेक्ट रिस्पॉन्स ये तो नंबर वाइज है कि इतने प्रतिशत भारतीयों ने, इतने प्रतिशत नहीं, इतने नंबर ऑफ भारतीयों ने करा है, और प्रतिशत यहाँ पर है 20, अप्रोक्सीमेटली 29% स्टूडेंट्स ने ये अटेम्प्ट किया है, करेक्ट आंसर दिया है इसका, ठीक है। रॉन्ग इज अप्रोक्सीमेटली 70%। अच्छा, रॉन्ग काफी ज्यादा है, मतलब अनअटेम्प्टेड तो लगभग ना के बराबर है, 2% है, बट ना के बराबर ही है। चलो शुरू करते हैं। So the thermal decomposition of gaseous X2 to gaseous X at 298 Kelvin takes place according to the following equation. X2 gaseous giving me 2x gaseous. The standard reaction gives energy delta G naught of the reaction. Okay, so delta G naught of the reaction is positive. और पॉजिटिव का मतलब क्या है कि K इक्विलिब्रियम, ओके, के इक्विलिब्रियम इज लेस देन 1। ऐसा क्यों, के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 क्यों? क्योंकि डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस आर टी एल एन के। अगर डेल्टा जी नोट आपका नेगेटिव हुआ, राइट, तो देखो आर तो पॉजिटिव है, टेम्परेचर भी पॉजिटिव है, तो एल एन के को पॉजिटिव होना पड़ेगा, और एल एन के पॉजिटिव तभी होगा जब के इज ग्रेटर देन 1। और डेल्टा जी नोट आपका अगर पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव का मतलब है पहले ही नेगेटिव है, और ये तो पॉजिटिव है ही, ये भी पॉजिटिव है, तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। और एल एन के नेगेटिव का मतलब ये है के इज लेस देन 1, राइट। यहां पर बहुत एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है, जो कि चलो मैं अभी बता देता हूं आप लोगों को। जब हम डेल्टा जी नोट लिखते हैं माइनस आर टी एल एन के, तो बहुत बड़ा डाउट ये रहता है बच्चों को कि यहां पर ये कौन सा के है, इज इट के सी और के पी, राइट। ये बहुत बड़ा डाउट रहता है बच्चों को कि यहां पर ये कौन सा के है। ओके, सो एक चीज याद रखना, जब सारे रिएक्शन में सारे रिएक्टिंग स्पीसीज अगर गैशियस है तो इट विल बी के पी, ये बात याद रखना। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरे वाले केस में रिएक्टेंट भी गैशियस है, प्रोडक्ट भी गैशियस है, तो जब मैं डेल्टा जी नोट लिखूंगा ना, तो डेल्टा जी नोट विल बी इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के पी, नॉट के सी। इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बने हैं, ध्यान रखना, राइट। ओके, सो मूविंग ऑन, सॉरी। सो द स्टैंडर्ड रिएक्शन गिव्स एनर्जी डेल्टा जी नोट पॉजिटिव है एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो अब थोड़ा सा अलजेब्रा सोल्व करना पड़ेगा, आई गेस। X2x गैशियस, तो क्या कह रहा है, एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन देयर इज 1 मोल, ठीक है, T इक्वल टू 0 पे 1 मोल है, 1 मोल एंड नो X, ठीक है, 1 मोल ही लिख देता हूं मैं। As the reaction proceeds, the number of moles of X formed is given by beta, ठीक है, and thus beta equilibrium is the number of moles of X formed at equilibrium. The reaction is carried out at constant total pressure of 2 bar. Consider the gases to behave ideally. R की वैल्यू गिवन है, ठीक है। सो T इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे हम क्या लिखते हैं, 1 माइनस कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, y ले लेता हूं, 1 माइनस वाई, और यहां पर 2y। अब वो मुझे क्या कह रहा है, बीटा इक्विलिब्रियम इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बीटा इक्विलिब्रियम हुआ 2y, या फिर मैं ये कह सकता हूं y इज इक्वल टू बीटा इक्विलिब्रियम बाय 2, राइट। ओके, और एक और इंफॉर्मेशन है कि कांस्टेंट टोटल प्रेशर ऑफ 2 बार। तो सबसे पहले तो हम इसको बीटा इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में लिख लेते हैं। सो 1 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम बाय 2, एंड दिस इज बीटा इक्विलिब्रियम। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बीटा इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो Kp निकालना है। अब मुझे यहां पर क्या यूज करना पड़ेगा, देखो
मोल्स दे रखा था, पार्शियल प्रेशर तो दिया नहीं है कि मैं केपी का एक्सप्रेशन पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लगा दूं, मोल्स दिया है। तो जैसे ही मोल्स दिए एंड टोटल प्रेशर दिया है, राइट, टोटल प्रेशर 2 बार, तो ऑब्वियसली मेरे दिमाग में आ जाता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो मैं दोनों ही रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर निकाल सकता हूं विद द हेल्प ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ x2 कैसे लिखूंगा मैं? It is mole fraction of x2 into total pressure, and that is mole fraction of x2। अब mole fraction कितना होगा? total moles equilibrium पे कितने, यहीं पर लिख देते हैं। total moles will be equal to, so 1 minus beta equilibrium by 2 plus beta equilibrium by 2 कितना हो जाएगा? 1 plus beta equilibrium by 2। ओके, अब पार्शियल प्रेशर ऑफ x2 कैसे लिखूंगा? 1 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम बाय 2 डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन लिख रहा हूं ना, टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर कितना है? 2 बार, राइट। थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर हम करें इसको तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम अपॉन 2 प्लस बीटा इक्विलिब्रियम, right? 2 plus beta equilibrium 2 times। okay, now partial pressure of x कितना लिखूंगा मैं? that will be equal to mole fraction of x into total pressure। अब mole fraction of x कैसे लिखूंगा? moles कितने हैं इसके? बीटा इक्विलिब्रियम डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा इक्विलिब्रियम into total pressure डिवाइड बाय 2 into 2, right? so ये कितना आ जाएगा? 2 times 2 into 2 4 हो जाएगा, into 2 बीटा इक्विलिब्रियम अपॉन 2 प्लस बीटा इक्विलिब्रियम। ओके, केपी का एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो केपी विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ x2। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ x कितना है? 4 बीटा इक्विलिब्रियम अपॉन 2 प्लस बीटा इक्विलिब्रियम का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 2 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम अपॉन 2 प्लस बीटा इक्विलिब्रियम। अब थोड़ा अलजेब्रा को सोल्व करते हैं। सो दैट विल बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 ही कर देते हैं, बीटा इक्विलिब्रियम का स्क्वायर अपॉन 2। अब ये एलसीएम कटेगा और एक नीचे आ जाएगा, तो a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ अभी, 2 प्लस बीटा इक्विलिब्रियम इंटू 2 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम, राइट। तो कितना हो जाएगा? 8 बीटा इक्विलिब्रियम का स्क्वायर अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो आंसर कितना आ गया? 8 बीटा इक्विलिब्रियम स्क्वायर अपॉन 4 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम स्क्वायर। कोई ऑप्शन में है? यस, बी इज द करेक्ट आंसर। ये तो आई डोंट थिंक कि कुछ मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बहुत करेक्ट इनकरेक्ट रिस्पॉन्स है ना, रॉन्ग रिस्पॉन्स है, मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों ने टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई करने में थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी है, वरना तो आई डोंट थिंक कि इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम थी, सिंपल ही क्वेश्चन था, राइट। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इस पैराग्राफ का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस पैराग्राफ का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है इसी सेम पैराग्राफ का, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग फॉर दिस रिएक्शन इज। ओके, पहले परसेंटेज देखते हैं। करेक्ट रिस्पॉन्स है 25.45, राइट, और रॉन्ग रिस्पॉन्स है 72.61, राइट। तो आई मीन ये तो पिछले वाले क्वेश्चन से भी ज्यादा रॉन्ग रिस्पॉन्स हुआ है। ओके, लेकिन ये बात है कि अनअटेम्प्टेड बहुत कम है, बच्चे बिल्कुल धुआंधार सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे 2016 में। ओके, सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग फॉर द रिएक्शन इज decrease in total pressure will result in the formation of more moles of gaseous X. At the start of the reaction, dissociation of X2 take place spontaneously. Beta equilibrium is equal to 0.7. Kc is less than 1. Okay, I still remember जब मैं ये क्वेश्चन सोल्व कर रहा था, वन ऑफ माय स्टूडेंट श्रेया गुप्ता,
उसने बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था इस क्वेश्चन का। देखो हमने जो अभी ऊपर निकाला है ना ये केपी का एक्सप्रेशन, हमने ये केपी का एक्सप्रेशन निकाला अभी। सो केपी का एक्सप्रेशन ही लेके चलते हैं। सो केपी इज इक्वल टू कितना आया था 8 बीटा इक्विलिब्रियम, 8 बीटा इक्विलिब्रियम का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम का स्क्वायर, राइट। हाँ ओके अब देखो हमने अभी ऊपर बताया था ना ये कि डेल्टा जी नोट, हमने अभी ऊपर ये डिस्कशन किया था कि डेल्टा जी नोट ऑफ द रिएक्शन इज पॉजिटिव, तो के इक्विलिब्रियम इज लेस देन 1। के इक्विलिब्रियम इज लेस देन 1 का मतलब क्या, केपी इज लेस देन 1, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जब रिएक्टिंग स्पीसीज सारे के सारे गैसेस है तो डेल्टा जी नोट के फॉर्मूले में जो के होता है दैट इज के पी, राइट। अच्छा अब इसी को लेके चलते हैं। केपी हमारा ये एक्सप्रेशन था। अब देखो नाउ दिस इज लेस देन 1, राइट। सो 8 बीटा इक्विलिब्रियम का स्क्वायर इज लेस देन 4 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम का स्क्वायर, राइट। सो यहां पर कितना आ जाएगा 9 बीटा इक्विलिब्रियम का स्क्वायर इज लेस देन 4 implies बीटा इक्विलिब्रियम is less than 4 by sorry square 4 by 9 implies बीटा इक्विलिब्रियम हमारा नेगेटिव तो हो नहीं सकता, सो बीटा इक्विलिब्रियम इज लेस देन 2 by 3, और 2 by 3 कितना होता है अप्रोक्सीमेशन, बीटा इक्विलिब्रियम EQL इक्विलिब्रियम इज लेस देन 0.666 के अप्रोक्सीमेट है ना, 0.67 ले लेते हैं। अच्छा अब यहां पर देखो सी ऑप्शन जो है बीटा इक्विलिब्रियम इज 0.7, सो ऑब्वियसली दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, क्योंकि बीटा इक्विलिब्रियम जब तक 0.66 से कम रहेगा तब तक Kp की वैल्यू विल बी लेस देन 1, राइट। तब तक Kp की वैल्यू विल बी लेस देन 1। अगर आपने 0.67 या 66 से ज्यादा कर दिया तो Kp की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, राइट, लेस देन 1 नहीं रहेगा। सो दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, तो आंसर मेरा हो गया सी, राइट। ओके बाकी ऑप्शंस भी डिस्कशन कर लेते हैं। बाकी जो ऑप्शंस है ना वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वो भी आसान है, बट मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जे एडवांस ने स्पेसिफिकली 0.7 क्यों रखा है, राइट। ओके सी इज द करेक्ट आंसर, बट बाकी ऑप्शंस भी थोड़े से चेक करते हैं। ऑप्शन ए डिक्रीज इन द टोटल प्रेशर विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मोर मोल्स ऑफ गैसियस एक्स। ओके मेरा एक्सप्रेशन क्या था, मेरा एक्सप्रेशन है ये वाला, ये रहा। अच्छा अब मैं अगर टोटल प्रेशर डिक्रीज करूंगा, राइट, टोटल प्रेशर डिक्रीज करूंगा, तो टोटल प्रेशर डिक्रीज करने का मतलब क्या है कि मैं वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा हूं, मैं वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा हूं, राइट। अगर मैं वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा हूं तो ऑब्वियसली रिएक्शन विल मूव इन द डायरेक्शन जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ गैसियस मोल्स है। तो प्रोडक्ट साइड में 2 मोल्स हैं, रिएक्टेंट साइड में 1 मोल्स है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। ये तो हम ली चैटलियर प्रिंसिपल से भी बता सकते हैं, ली चैटलियर प्रिंसिपल ही बता रहा हूं एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करके। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, तो ये आंसर नहीं हुआ मेरा क्योंकि मुझे इनकरेक्ट बताना है। ओके बी ऑप्शन क्या है, एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन डिसोसिएशन ऑफ X2 टेक्स प्लेस स्पॉन्टेनियसली। अच्छा ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग मिसकंसेप्शन होता है कि डेल्टा जी नोट अगर पॉजिटिव है तो वो मुझे कुछ भी स्पॉन्टेनियस के बारे में नहीं बताता है। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा वो बताता है मेरे को डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन, नोट डेल्टा जी नोट। डेल्टा जी नोट मुझे ये बताएगा कि इक्विलिब्रियम पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू विल बी लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, या फिर कंसंट्रेशंस का रेशियो कितना होगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का। तो डेल्टा जी नोट और कुछ भी नहीं बताएगा, ठीक है, ये बात याद रखना। सो एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन डिसोसिएशन ऑफ X2 टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली, हाँ क्योंकि अपने आप ही रिएक्शन X2 से टूट के 2X में जा रहा है, राइट। ओके डी ऑप्शन, अब डी ऑप्शन के लिए मुझे वो एक्सप्रेशन याद होना चाहिए, राइट। एक्सप्रेशन याद होना चाहिए केपी और केसी का RT की पावर डेल्टा एनजी। ये ऑप्शन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, इसको आप सोल्व करना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऑप्शन भी कैसे करेक्ट है, राइट। ये कैसे करेक्ट है, तो ऑप्शन ये भी मेरा इनकरेक्ट नहीं होगा। सो दैट इज हाउ सी ऑप्शन इज करेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2017 जे एडवांस, और अगर हम इसका थोड़ा सा डेटा देखें सो 8.72% बच्चों ने ही इसका करेक्ट आंसर दिया है, एंड लगभग
50% बच्चों ने अनअटेम्प्ट किया है 50% बच्चों ने अनअटेम्प्ट क्यों किया है वो देखते हैं एक बार। फॉर अ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अ कंटेनर इन इक्विलिब्रियम विद इट्स सराउंडिंग्स, the effect of temperature on its equilibrium constant K in terms of change in entropy is described by। so चार ऑप्शन है। अब देखो मैं अगर आप लोगों को थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दूं जिसपे मैं इस पे मैं वीडियो भी बनाऊंगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो जेई एडवांस डायरेक्ट बुक से उठाता है, राइट। एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रेफरेंस इन फिजिकल केमिस्ट्री इज पीटर एटकिंस बुक, फिजिकल केमिस्ट्री बाय पीटर एटकिंस। सो ये सिर्फ नॉट ओनली बाय जेई एडवांस बट इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड, इंडियन नेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड भी इसके रेफरेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस बनाते हैं। तो पीटर एटकिंस में ना एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। अब वो पैराग्राफ क्या है थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं मैं, ध्यान से समझना। ओके, सो डेल्टा जी नोट का ना फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज माइनस आर टी एल एन के इज इक्वल टू, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टर्म्स में हो गया। अब डेल्टा एच नोट और टी डेल्टा एस नोट की टर्म्स में लिखूंगा मैं, डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट, राइट। थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, आर एल एन के इज इक्वल टू डेल्टा एस माइनस डेल्टा एस नोट, लेट से डेल्टा एच नोट बाई टी, राइट। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा एस नोट प्लस डेल्टा एस नोट सराउंडिंग, क्योंकि डेल्टा एस नोट सराउंडिंग क्या है, माइनस डेल्टा एच नोट बाई टी ही है, राइट। अब देखो हमने ली चैटलियर प्रिंसिपल में पढ़ा था कि जब मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो रिएक्शन विल मूव बैकवर्ड, राइट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल डिक्रीज। एंड जब मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल इंक्रीज। बट इसके थर्मोडायनेमिक एक्सप्लेनेशन क्या है, राइट। तो एटकिंस इसकी थर्मोडायनेमिक एक्सप्लेनेशन देता है, दैट इज लेट्स से मैं सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करता हूं, राइट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करता हूं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच मेरा है नेगेटिव एंड तो डेल्टा एस सराउंडिंग क्या हुआ, पॉजिटिव, राइट। पॉजिटिव बोलते ही, अब क्योंकि पॉजिटिव चेंज है तो अब हम इसको बोलते हैं फेवरेबल चेंज, फेवरेबल चेंज। ओके, अब एक चीज ध्यान से सुनना, ऐसा देखा गया है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब भी हम टेम्परेचर का चेंज करते हैं, सो जो डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन होता है एज वेल एज डेल्टा एस ऑफ द रिएक्शन होता है, सिस्टम की एंट्रोपी चेंज एज वेल एज एंथैल्पी चेंज में ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज देखने को नहीं मिलता हमें। चेंज डेफिनेटली होगा, यू कैन नॉट से कि डेल्टा एच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, डेल्टा एच इज डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, चेंज होता है एज वेल एज डेल्टा एच भी, बट वो सिग्निफिकेंट अमाउंट में देखा नहीं जाता। जो मेजर सिग्निफिकेंट चेंज देखा जाता है दैट इज डेल्टा एस सराउंडिंग। इसलिए हम ये कहते हैं कि जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं ना तो डेल्टा एस नोट ऑफ द सिस्टम एज वेल एज डेल्टा एच नोट में जनरली सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता, तो लगभग हम रिमेन सेम लेके चलते हैं, राइट। सारी जो कहानी निकल के आती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे वो डेल्टा एस सराउंडिंग पे निकल के आती है। अब यहां पर देखो मैंने ये एक्सप्रेशन बनाया, राइट, मैंने एक्सप्रेशन बनाया। अब ध्यान से देखना, अब सबसे पहले मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नोट की वैल्यू नेगेटिव, राइट, तो डेल्टा एस नोट की वैल्यू पॉजिटिव। तो जैसे ही डेल्टा एस नोट की वैल्यू पॉजिटिव आई सराउंडिंग की तो हमने उसको बोल दिया फेवरेबल चेंज। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ही मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा डेल्टा एस नोट सराउंडिंग की जो वैल्यू है दैट इज सम कांस्टेंट अपॉन टी, राइट, कांस्टेंट अपॉन टी। अब जैसे ही मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा डेल्टा एस नोट सराउंडिंग की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, राइट। अब यहां पर हमें यह देखना पड़ेगा कि डेल्टा एस नोट सराउंडिंग की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, दैट इज वाई एल एन के पे एल एन के की वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि डेल्टा एस नोट सिस्टम लगभग सेम है, डेल्टा एच नोट भी लगभग सेम है, 1/t आप चेंज कर रहे हो, राइट, टेम्परेचर चेंज करो तो डेल्टा एस सराउंडिंग चेंज हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए लिखूं, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव, एज वेल एज अब मैं डेल्टा एस नोट सराउंडिंग के बारे में क्या कह सकता हूं, दैट विल बी नेगेटिव। नेगेटिव आते ही मैं इसको बोलूंगा अनफेवरेबल चेंज,
अनफेवरेबल चेंज, राइट। अब सिमिलरली इस पे भी अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो डेल्टा एस नोट सराउंडिंग यहां पर भी आपका डिक्रीज ही होने वाला है। इस क्वेश्चन में बहुत अच्छी ये एक काइंड ऑफ थोड़ा सा हार्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाया गया है इसके बेसिस पे कि हम जब टेम्परेचर चेंज करते हैं तो कौन सा मेजर फैक्टर है जो चेंज होता है। सो द पॉइंट इज जो मेजर फैक्टर चेंज होता है दैट इज डेल्टा एस नोट सराउंडिंग। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नोट इज नेगेटिव, तो डेल्टा एच नोट सराउंडिंग इज पॉजिटिव, जिसको हम फेवरेबल चेंज बोलेंगे। सिमिलरली डेल्टा एच नोट अगर पॉजिटिव हुआ जिसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, तो डेल्टा एच नोट सराउंडिंग विल बी नेगेटिव जिसको हम अनफेवरेबल चेंज बोलेंगे। और दोनों ही केस में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो दोनों ही केस में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो डेल्टा एच सराउंडिंग की वैल्यू डिक्रीज होती है। अब ऑप्शंस चेक करते हैं, राइट। So with increase in temperature, the value of K for exothermic reaction decreases. यहां तक तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, because the entropy change of the system is positive। ना एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता है एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम। सो दिस ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। ओके, सेकंड ऑप्शन, with increase in temperature the value of K for endothermic reaction, एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीजेस। हाँ, यहां तक बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। बिकॉज अनफेवरेबल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग डिक्रीजेस, बिल्कुल बात सही। अनफेवरेबल चेंज हो रहा है एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग का, राइट, और जिसकी वजह से वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से डेल्टा एस नॉट सराउंडिंग डिक्रीज हो रहा है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अब क्योंकि ये वन और मोर देन वन करेक्ट है तो और भी ऑप्शंस हमें देखने पड़ेंगे। With increase in temperature, the value of K for endothermic reaction increases because the entropy change of the system is negative। ना entropy change, again entropy change का कोई लेना देना नहीं है। D option, with increase in temperature, the value of K for exothermic reaction decreases। यहाँ तक स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, because favorable change in entropy of the surrounding decreases। हाँ, ये भी बिल्कुल बात सही है कि डेल्टा टेम्परेचर इंक्रीज किया तो जो फेवरेबल चेंज है एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग का वो डिक्रीज हो रहा है, तो K की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, बिल्कुल बात सही। तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ये 2017 जे एडवांस का, वन ऑफ माय फेवरेट। तो बी एंड डी आर द करेक्ट आंसर, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हियर कम्स द वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन, राइट। वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है ये जे एडवांस का अभी तक का। ऐसा क्यों, मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूं कि ये अभी तक का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है? ऑन द बेसिस ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्स परसेंटेज 0.89, राइट, इतना कम परसेंटेज 0.89। और अगर आपको नंबर देखना कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने करेक्ट रिस्पॉन्स दिया, सो ओनली 1385, सिर्फ और सिर्फ 1385 स्टूडेंट्स ने करेक्ट रिस्पॉन्स दिया। और आप ये देखोगे 77% बच्चों ने गलत आंसर दिया। तो ये टफेस्ट, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है ये, राइट, जिसमें मैं इस वीडियो की स्टार्टिंग में बात कर रहा था। ओके, अब ये टफ क्यों है? देखो, जनरली जो अब ये क्वेश्चन है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर, राइट, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के ऊपर क्वेश्चन है। जनरली ये वाले क्वेश्चन टफ क्यों होते हैं? क्योंकि हम भूल जाते हैं। जनरली हम देखो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट पे ना इस टाइप के क्वेश्चंस की थोड़ी कम प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए, राइट। अब आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में एनसीईआरटी में भी फॉर्मूला दिया हुआ है, बट जनरली बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते नहीं है। बट मैंने बहुत बार बच्चों को बोला है कि केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनफ है ये नहीं कह सकते, बट इंपॉर्टेंट है, यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब ध्यान से समझना ये कंसेप्ट, एक पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ कंसेप्ट देता हूं इसके बारे में। देखो, मान लो आपके पास कोई एक स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है AB, ठीक है, वेयर B माइनस इज द लेट्स से मैं पूरा लिख ही देता हूं, इज द conjugate बेस ऑफ अ weak acid लेट्स से HB, राइट। आपके पास कोई एक वीक एसिड है HB, B माइनस इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ दैट वीक एसिड, और AB आपकी एक स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट,
राइट, जिसका कुछ KSP होगा। तो इसकी जो सोल्यूबिलिटी होती है ना, वो पीएच डिपेंडेंट होती है, राइट, H+ की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। अब यहां पर ना एक दो चीजें ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पर मैंने जो कॉन्जुगेट मैंने जो यहां पर एसिड लिया है ना, दैट इज मोनोप्रोटिक एसिड, राइट, डाइप्रोटिक ट्राइप्रोटिक नहीं लिया है, मोनोप्रोटिक एसिड HB। इसका कॉन्जुगेट बेस लिया है मैंने B-, राइट, और AB इज द स्पेरिंगली सोल्युबल सोल्ट। सिर्फ इस ही वाले केस में आपका फॉर्मूला लग सकता है जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो सोल्युबिलिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला निकल के आता है वहां पर जो एनसीईआरटी बनाता है, दैट इज KSP ब्रैकेट 1 प्लस H+ की कंसंट्रेशन अपॉन KA, राइट, एंड ओवरऑल अंडर रूट। तो यहां पर ऑब्वियसली हमें एक्सप्रेशन से पता लग रहा है कि सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन H+ की कंसंट्रेशन बोल दूं, या फिर और डिक्रीज इन पीएच। भाई H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो पीएच तो डिक्रीज होगा ही होगा, राइट, डिक्रीज इन पीएच। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन अगेन इस फॉर्मूले की वैलिडिटी क्या है? ये फॉर्मूला तब तक वैलिड है जब आपकी स्पेरिंगली सोल्युबल सोल्ट AB है और B- इज द कंजुगेट बेस ऑफ अ वीक मोनोप्रोटिक एसिड, राइट, HB। ओके, अब क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन पे आते हैं। द सोल्युबिलिटी ऑफ अ सोल्ट ऑफ अ वीक एसिड of a weak acid AB at pH equal to 3 is something y into 10 raised to the power minus 3 mole per liter। मोलर सोल्युबिलिटी दे रखी है, ऑब्वियस ये बात है, वैल्यू ऑफ y बतानी है। KSP की वैल्यू गिवन है, AB सोल्ट की, और HB का KA गिवन है। तो आपको y की वैल्यू बतानी है, सिंपल है। सोल्युबिलिटी कितनी दे रखी है? y into 10 raised to the power minus 3। so y into 10 raised to the power minus 3 is equal to अंडर रूट, KSP की वैल्यू कितनी है? 2 into 10 raised to the power minus 10, 2 into 10 raised to the power minus 10 ब्रैकेट 1 प्लस H+ की कंसेंट्रेशन कितना है? pH अगर 3 है, pH अगर 3 है तो H+ की कंसेंट्रेशन कितनी हो गई? 10 raised to the power minus 3, 10 raised to the power minus 3 अपॉन KA कितना गिवन है? 10 raised to the power minus 8। डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, डायरेक्ट, राइट। ओके, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सो ये हो गया अंडर रूट, हो गया ये 2 into 10 raised to minus 10 और 1 plus 10 raised to the power 5। obviously 1 plus 10 raised to the power 5 is approximately equal to 10 raised to the power 5। तो 2 into 10 raised to the power minus 5 आ गया, क्योंकि minus 10 बाहर था और ब्रैकेट के अंदर 2 10 raised to the power 5 बना। तो ये कितना आ जाएगा? अब y थोड़ा स्क्वायर कर देते हैं, y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 into 10 की पावर -5, 10 की पावर -6, 2 into 10 की पावर 1 implies y is equal to अंडर रूट 20, राइट। तो अंडर रूट 20 की वैल्यू हमें पता ही है, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? अंडर रूट 20 कितना होता है? 4.47। वैसे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेस्ड में जो जे एडवांस होता है वो रेंज देता है, तो इसकी ऑफिशियल जो रेंज थी आंसर की वो मैं बता देता हूँ, 4.30 टू 4.60, राइट, 4.60, 4.30 से 4.60, ठीक है, मतलब इस रेंज में 2 डेसिमल प्लेसेस तक थोड़ी बड़ी रेंज दे रखी है जे एडवांस ने। बट इसमें समझने वाली चीज ये है, आप लोगों को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये एनसीईआरटी के बिल्कुल, देखो अब मैं अगर मैं बोलूं डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन हम एनसीईआरटी ही नहीं पढ़ते हैं। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि इस पर्टिकुलर फॉर्मूले की वैलिडिटी कहां तक है, कब कब लगा सकता हूं मैं ये क्वेश्चन, ये वाला फॉर्मूला मैं कब लगा सकता हूं? तो ये मैं तभी लगा सकता हूं जब मोनोप्रोटिक एसिड आपकी एक वीक एसिड है HB, उसका कॉन्जुगेट बेस का सोल्ट बनाया हुआ है, स्पेरिंगली सोल्युबल सोल्ट। तो आई वाज शॉक व्हेन आई सी कि भाई करेक्ट रिस्पॉन्स इतना कम है इसमें, 0.89, राइट। ओके, आई डोंट थिंक कि अब आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएगी, राइट। तो जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले की डेरिवेशन होती है, वो हमें डेरिवेशन में जाना नहीं है, राइट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। मतलब ठीक है, हर दूसरा क्वेश्चन जे एडवांस का मेरा फेवरेट हो ही जाता है। देखो फेवरेट मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि ना
जेई एडवांस बड़े मल्टीपल कंसेप्ट्स यूज करवाता है कुछ क्वेश्चंस में, और जहां पर मल्टीपल कंसेप्ट्स यूज करवाता है ना, तो वो मेरा फेवरेट क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट हो ही जाता है, राइट। ओके, अब देखो यहां पर ना ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, इसमें बहुत सारी चीजें यूज है। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि ये 2018 जे एडवांस है, ठीक है। करेक्ट रिस्पॉन्स देखते हैं, करेक्ट रिस्पॉन्स इज 10.28% बच्चों ने ही सही आंसर दिया है। एंड लगभग अगेन फिर हम, ये मुझे ये समझ में नहीं आता कि 50% बच्चे क्वेश्चन देख के डर क्यों जाते हैं। मतलब जस्ट थोड़ा सा भयानक टाइप का दिख रहा है क्वेश्चन, तो हम ये क्वेश्चन तो अटेम्प्ट नहीं कर सकते, नहीं। हमें देखना पड़ता है कि ग्राफ से हम क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, क्वेश्चन में और क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, राइट। बहुत छोटी छोटी इंफॉर्मेशन होती है जिसको हमें डॉट्स को कनेक्ट करना होता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। फॉर अ रिएक्शन ए इक्विलिब्रियम पी, द प्लॉट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए as well as concentration of P with time at temperature T1 and T2 are given below, ठीक है। सो रिएक्टेंट A है और प्रोडक्ट P है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है ऑब्वियसली, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में रिएक्टेंट ही लिया होगा, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है एज द टाइम गोज ऑन, राइट। एंड फिर एक आफ्टर इक्विलिब्रियम टाइम कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो रही है। So if T2 is greater than T1, okay, एक ये information है कि T2 is greater than T1, so the correct statements is are, again one or more than one correct है। Assume delta H naught and delta S naught are independent of temperature। अब देखो ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जैसे टेम्परेचर चेंज करते हैं, डेल्टा एच नोट और डेल्टा एस नोट में इतना सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता जितना डेल्टा एस नोट सराउंडिंग में आता है। तो हमने 2017 जे एडवांस क्वेश्चन भी करा था, तो उसमें कितना कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन पूछा था वो। ओके, सो द रेशियो ऑफ ln k एट t1 टू ln k एट t2 इज ग्रेटर देन t2 बाय t1। तो हेयर एच एस जी आर, ठीक है, स्टैंडर्ड वो जो चीजें होती है। ओके, पहले ग्राफ से इंफॉर्मेशन लेते हैं। ग्राफ से हम इंफॉर्मेशन क्या ले सकते हैं? ओके, अब T1 पे देखते हैं, वैसे तो किसी भी टेम्परेचर पे देख लो। पहले काम करते हैं, T1 पे देखते हैं। T1 पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू K1 लेट से, भाई प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है T1 पे वो 5 से ऊपर है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन T1 पे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन 5 से कम है, तो K1 इज ग्रेटर देन 1, राइट। सिमिलरली T2 पे भी आप देख सकते हो, क्योंकि देखो T2 पे भी सेम ही आंसर आएगा, K2। भाई T2 पे भी जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो 5 से ऊपर है, और कंसंट्रेशन A जो है वो 5 से कम है, अगेन K2 भी आपका ग्रेटर देन 1 है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका ग्रेटर देन 1 है, तो डेल्टा जी नोट, चाहे आप T1 पे बोल दो चाहे आप T2 पे बोल दो, डेल्टा जी नोट इज नेगेटिव, दैट मींस लेस देन 0। तो डेल्टा जी तो आपका लेस देन 0 हुआ, जो कि आई मीन हर एक ऑप्शन में है ही, राइट। यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, ठीक है। एक तो हमें ये पता लग गया डेल्टा, देखो तीन ही चीजें चेक करनी है, डेल्टा जी नोट, डेल्टा एस नोट और डेल्टा एच नोट। अब डेल्टा ना एच नोट चेक करते हैं, डेल्टा एच नोट, राइट। क्योंकि T2 इज ग्रेटर देन T1, T2 इज ग्रेटर देन T1, A इक्विलिब्रियम B है, A इक्विलिब्रियम B नहीं, सॉरी, A इक्विलिब्रियम P है। अब एक काम करते हैं, जब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया जब मैं T1 से T2 पे गया, तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन A की बढ़ रही है इक्विलिब्रियम पे या घट रही है? भाई T1 पे इतनी है और T2 पे इतनी है, सो T2 पे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन A की कम हुई, एंड सिमिलरली प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन T1 पे ज्यादा है, T2 पे कम है, राइट। T2 पे नहीं, मैं उल्टा बोल गया, एक सेकंड, हाँ नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड रुको। A इक्विलिब्रियम P है ना, तो K1 T1 पे बात करते हैं, T1 पे लेट्स से ये 0, अच्छा हाँ यहाँ 0 है ना, तो लेट्स से ये 2, ये 3, कुछ भी रैंडम नंबर, ये 6, ये 7, कुछ भी रैंडम नंबर दे दो। तो T1 पे A की कंसंट्रेशन 2 है और T2 पे 3 है, राइट। तो कंसंट्रेशन A की इक्विलिब्रियम पे बढ़ गई है जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 7 से 6 घट गई है। सो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन कहां मूव कर रहा है? रिएक्शन इज मूविंग बैकवर्ड। रिएक्शन कहां मूव कर रहा है? बैकवर्ड। रिएक्शन कहां मूव कर रहा है? बैकवर्ड, राइट। वापिस से चेक करते हैं, T1 पे A की कंसंट्रेशन है 2 और T2 पे A की कंसंट्रेशन है 3, तो जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो
रिएक्शन आपका पीछे गया, राइट, बैकवर्ड गया, क्योंकि अगर वो आगे जाता तो एक ही कंसेंट्रेशन कम होती। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन पीछे जाता है, ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक? यस डेफिनेटली डेल्टा एच नोट आपका है नेगेटिव, मतलब कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, राइट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए सिर्फ ये वाला ऑप्शन गलत है, राइट, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ओके, अब मुझे ए सी डी, बेसिकली मुझे अब डेल्टा एस नोट निकालना है, तो डेल्टा एस नोट के लिए मुझे ये वाली इंफॉर्मेशन यूज करनी होगी, राइट। सो द रेशियो ऑफ एल एन के एट T1, सो T1 पे मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, T1 पे लेट से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मैं K1 बोल देता हूं, T2 पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मैं K2 बोल देता हूं, T2 पे। सो ln K1 क्या कह रहा है वो, रेशियो ऑफ ln K एट T1 टू ln K एट T2, तो ln K अपॉन ln K2 इज ग्रेटर देन, ये बड़ा है T2 बाय T1 से। अब थोड़ा सा अलजेब्रा का गेम खेलते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, T1 ln K1 ग्रेटर देन T2 ln K2। अब इसको मैं क्या बोल सकता हूं, R से मल्टीप्लाई कर दो, R T1 ln K1 ग्रेटर देन R T2 ln K2। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, अब ये चीज याद रखना, राइट, इनइक्वालिटी में जैसे ही हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है, तो माइनस आर टी वन एल एन के वन लेस देन माइनस आर टी टू एल एन के टू, और माइनस आर टी वन एल एन के वन और एज वेल एज माइनस आर टी टू एल एन के टू क्या बन गया, डेल्टा जी नोट वन बोल देता हूं, लेस देन डेल्टा जी नोट टू इंप्लाइज डेल्टा जी नोट वन माइनस डेल्टा जी नोट टू इज लेस देन जीरो, राइट। तो अब इस इंफॉर्मेशन का यूज करना है, अब मैं क्या करूंगा, ऑब्वियसली डेल्टा जी नोट वन एज वेल एज डेल्टा जी नोट टू को लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एच नोट, राइट। ओके, और क्योंकि उसने बोल दिया कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि उसने बोल दिया टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, तो T1 पे भी वो ही सेम डेल्टा एच नोट और डेल्टा एस नोट होंगे जो T2 पे होंगे। ओके चलो लिखते हैं फिर, तो डेल्टा जी नोट वन माइनस डेल्टा जी नोट टू इज लेस देन जीरो, इसका मतलब है डेल्टा एच नोट माइनस T1 डेल्टा एस नोट माइनस ऑफ डेल्टा एच नोट माइनस T2 डेल्टा एस नोट लेस देन जीरो, राइट। अच्छा, अब डेल्टा एच नोट से डेल्टा एच नोट तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अगर मैं डेल्टा एस नोट कॉमन लूं तो T2 माइनस T1 इज लेस देन जीरो इंप्लाइज, अब T2 तो ग्रेटर देन T1 है, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, और इस पूरे मल्टीप्लीकेशन को अगर लेस देन जीरो होना है तो डेफिनेटली डेल्टा एस नोट क्या आ गया, लेस देन जीरो, राइट। वन ऑफ माय फेवरेट, क्योंकि इसमें ना बड़ा मस्त अलजेब्रा का गेम खिलवा रहा है वो, राइट। सो T2 क्योंकि बड़ा है T1 से, तो ये एक्सप्रेशन तो आपका पॉजिटिव हो गया, और फिर डेल्टा एस नोट को ही आपका लेस देन जीरो होना पड़ेगा, तभी जाके पूरा एक्सप्रेशन का मल्टीप्लीकेशन विल बी लेस देन जीरो। सो डेल्टा एस नोट लेस देन जीरो, तो आंसर क्या आ गया, लेस देन जीरो कौन कौन सा है, तो ग्रेटर देन जीरो, ये तो गलत हो गया। सो A and C आर द करेक्ट आंसर, right, A and C are the correct answer. 2018 one of my favorite again, A and C काफी अच्छा है। इसमें आप लोगों को बस ये ध्यान रखना है कि कैसे मैं ग्राफ से इंफॉर्मेशन निकालूंगा और कैसे जो और अदर इंफॉर्मेशन दे रखी है उसकी हेल्प लूंगा मैं, राइट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, here comes the toughest question of JEE Advance ever। सिर्फ और सिर्फ 0.27% बच्चों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, सॉरी अटेम्प्ट नहीं, करेक्ट अटेम्प्ट किया है, और नंबर वाइज देखोगे तो सिर्फ 416, ओनली 416 स्टूडेंट्स ने ही करेक्ट रिस्पॉन्स दिया है, 66.6% बच्चों ने गलत रिस्पॉन्स, और बाकी बच्चों ने तो अटेम्प्ट ही नहीं किया है। तो इतना टफ क्या है इसमें, देखो अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने के लिए ना पहले इस क्वेश्चन को इसको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, बहुत काइंड ऑफ इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, सो द surface of copper gets
टार्निश्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। सो वो कह रहा है कि कॉपर जो होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो टार्निश हो जाता है, ठीक है। कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। तो वो कॉपर ऑक्साइड ना बनाए तो हम N2 गैस पास करते हैं। N2 गैस वाज पास्ड टू प्रिवेंट द ऑक्साइड फॉर्मेशन ड्यूरिंग हीटिंग ऑफ कॉपर एट 1250 केल्विन। कि भाई जैसे ही मैं कॉपर को हीट करूंगा, अब जैसे देखो टेम्परेचर इंक्रीज किया तो बहुत एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी रीच अगर कर गई तो कॉपर ऑक्साइड बना देगा वो, राइट। तो कॉपर ऑक्साइड ना बनाए तो मुझे N2 गैस पास करनी पड़ेगी। However, the N2 gas contains 1 mole % of water vapor as impurity, ठीक है। वो कह रहा है कि ना N2 गैस भी जो मैं पास कर रहा हूं ना वो भी 100% प्योर नहीं है। N2 गैस में जो पास कर रहा हूं उसमें भी 1 मोल % वाटर वेपर है एज एन इम्प्योरिटी। द वाटर वेपर ऑक्साइड्स कॉपर एज पर द रिएक्शन गिवन बिलो। वो कह रहा है कि मैं तो ना कॉपर को उसकी ऑक्साइड ना बने उसको बचाने के लिए तो मैं N2 गैस पास कर रहा था। पता लगा कि N2 गैस जो मैं डाल रहा हूं उसमें भी 1 मोल % 1 मोल % आपका वाटर वेपर एज एन इम्प्योरिटी है। पता लगा वो भी आपका कॉपर को कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहा है, राइट। एज पर द गिवन इक्वेशन 2Cu प्लस H2O गैस गिविंग मी Cu2O प्लस H2, ठीक है। तो जो जो मैं प्रिवेंट करना चाह रहा था वो N2 गैस भी कर ही रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, PH2 इज द मिनिमम पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इन बार, ठीक है। वो कह रहा है कि ना PH2 एक मिनिमम पार्शियल प्रेशर H2 नीडेड टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन। वो कह रहा है कि भाई ठीक है, मतलब ये रिएक्शन आपका हो रहा है, मेरे को एक्सटर्नली अब H2 गैस डालनी होगी। क्यों? ली चैटलर प्रिंसिपल लगाते हैं ना, ली चैटलर प्रिंसिपल, कि भाई ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आएगा, टू कॉपर सॉलिड प्लस H2O गैस गिविंग मी Cu2O सॉलिड प्लस H2 गैस। अब अगर H2 गैस में नहीं डालूंगा तो 1 मोल % जो वाटर वेपर इंप्योरिटी है वो तो सारा का सारा कॉपर को कॉपर Cu2O में ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। तो जो मैं प्रिवेंट करना चाह रहा था पता लगा वो भी सेम ही काम कर रहा है। तो कॉपर तो टार्निश अभी भी हो रहा है। तो वो टार्निश ना हो तो मिनिमम से मिनिमम मैं कितना H2 का पार्शियल प्रेशर डालूं कि वो कन्वर्ट ना हो कॉपर। हाँ, मिनिमम क्यों बोल रहा है, क्योंकि उससे ज्यादा डालूंगा फिर तो होगा ही नहीं। क्यों? ली चैटलर प्रिंसिपल लगा रहे हैं ना, मैं प्रोडक्ट ऐड करूंगा तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, राइट। तो H2 गैस मुझे ऐड करनी पड़ेगी। ओके, अब और इंफॉर्मेशन क्या है, the minimum partial pressure of H2 in bar needed to prevent the oxidation at 1250 Kelvin, the value of Ln PH2, ठीक है। वो तो फिर अलजेब्रा खिलवा रहा है। गिवन टोटल प्रेशर 1 बार, अब ये कौन सा टोटल प्रेशर है? जो N2 गैस आप पास कर रहे हो उसका टोटल प्रेशर है 1 बार, उसका टोटल प्रेशर है 1 बार, राइट। ये बात याद रखना। अब R की वैल्यू कुछ दे रखी है 8 जूल पर केल्विन पर मोल, Ln 10 की वैल्यू दे रखी है, ओके। और फिर ये सब इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब सबसे पहले देखो, अब इसका पहले ना दिमाग में इसको थोड़ा सा रूट बनाया करो, इसको क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। ऑब्वियसली मिनिमम जब मुझे निकालना है तो मैं इक्विलिब्रियम पे लेके आऊंगा, क्योंकि मैक्सिमम तो कितना भी डाल दो, राइट। तो इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए अब देखो दो ये इक्वेशन दे रखी है मुझे, डेल्टा जी नोट की इक्वेशन दे रखी है। ऑब्वियसली इन दोनों से मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन का डेल्टा जी नोट निकालूंगा। डेल्टा जी नोट निकलने के बाद के इक्विलिब्रियम निकालूंगा, के इक्विलिब्रियम के बाद वो जो के इक्विलिब्रियम है पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिखूंगा। फिर H2O का पार्शियल प्रेशर मुझे पता होना चाहिए, और वो मुझे पता है। कैसे पता है? टोटल प्रेशर 1 बार है और 1 मोल % वाटर वेपर एज एन इम्प्योरिटी दिया हुआ है। तो यहां पर मैं डेल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर लगाऊंगा, H2O गैस का पार्शियल प्रेशर लिखूंगा, फिर जाके मेरे पास प्रेशर ऑफ H2 निकल के आएगा, राइट। अच्छा, बाय द वे मैंने यहाँ पर 18 + 12 क्यों लिख रखा है? क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 12 है, लेकिन जेई रिपोर्ट में ना, क्योंकि ये जो केमिस्ट्री का सेक्शन था वो सेकंड सेक्शन था, पहला सेक्शन फिजिक्स का था। तो फिजिक्स में 18 क्वेश्चन के बाद 18 + 12 करूंगा तो वो क्वेश्चन नंबर 30 आ रहा है, ठीक है। उन्होंने मतलब वो केमिस्ट्री का सेक्शन अगेन क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट नहीं किया। एनीवे, बैक टू द क्वेश्चन। चलो, सबसे पहले क्योंकि टोटल प्रेशर दे रखा है 1 बार, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O कितना हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इनटू टोटल प्रेशर। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालूंगा भाई? 1 मोल 1 मोल % ऑफ वाटर वेपर का मतलब क्या है?
1 मोल परसेंट ऑफ वाटर वेपर का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय टोटल मोल्स into 100 is equal to 1, राइट? तो मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय टोटल मोल्स कितना हो जाएगा? 1 बाय 100। तो मोल फ्रैक्शन, यही तो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, राइट? तो ये 1 मोल परसेंट से मुझे पता लगा मोल फ्रैक्शन कितना है वाटर वेपर का, किसमें? जो वो आप N2 गैस पास करवा रहे हो, राइट? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O कितना बन जाएगा? दैट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कितना हो जाएगा? 1 बाय 100 इंटू टोटल प्रेशर कितना था? 1 बार था ना, तो 1 विच इज इक्वल टू 10 की पावर -2 बार। ओके, अब सबसे पहले ये जो दो इक्वेशन मुझे दी गई है इनका यूज करके मैं ऊपर वाली इक्वेशन का डेल्टा जी निकालते हैं, राइट? ऑब्वियसली इस वाली इक्वेशन को तो एज इट इज ऐड करना है, 2 कॉपर प्लस हाफ O2 गिविंग मी Cu2O। इसका कुछ डेल्टा जी नोट ऊपर लिख देता हूं मैं, -78,000 जूल पर मोल। और दूसरी वाली इक्वेशन को ऑब्वियसली मुझे रिवर्स करके ऐड करना पड़ेगा तभी जाके आएगा। H2O मैं स्टेट्स नहीं लिख रहा हूं उसकी ब्रैकेट में कि सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। गिविंग मी H2 गैस रहने दो, प्लस हाफ O2। इसका डेल्टा जी नोट कितना है? क्योंकि मैंने रिवर्स करके लिखा है तो मैं +178,000। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2Cu, वही ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी, प्लस H2O गिविंग मी H2 प्लस Cu2O, राइट? और इसका डेल्टा जी नोट कितना आ जाएगा? 1, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5, ये 10 की पावर 5 आ गया जूल पर मोल, राइट? अब इस इक्वेशन को मैं लिखूंगा डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू -RT ln KP, राइट? अब डेल्टा जी नोट कितना है? 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 इज इक्वल टू -8, है ना? R की वैल्यू 8 थी, 8.3 नहीं 8। और क्या चाहिए मुझे? टेम्परेचर कितना है? 1250 1250 RT ln K। KP को कैसे लिखूंगा मैं? क्योंकि इस इक्वेशन में ये तो सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, सिर्फ H2O गैस है और H2 गैस है, राइट? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, राइट? ओके, सो अब ये कितना आ जाएगा? 10 रेज़ टू द पावर 5 अपॉन 8 इंटू 1250 इज इक्वल टू ln पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अपॉन कितना है? H2O का पार्शियल प्रेशर कितना था? ये रहा, 10 की पावर -2। तो 10 की पावर -2 implies ये कितना आ जाएगा अब? ln ये माइनस भी तो आएगा, माइनस ln PH2 इंटू 100 इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 5 अपॉन 8 इंटू 1250। अब इसको जब आप सोल्व करोगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है तो बट ये सिंपल ही है, तो ln PH2 की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू -14.6। स्पेस कम है मेरे पास इसलिए मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, बट आप सोल्व करोगे तो अब तो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन रह गया बस, ठीक है? तो ln PH2 इज -14.6। अगेन क्योंकि ये न्यूमेरिकल बेस्ड है तो इसका वो दिया हुआ है, रेंज दी हुई है -14.7 टू -14.5, ये रेंज दी हुई है आंसर की। बट ठीक है, एग्जैक्ट -14.6 आ जाएगा, क्योंकि ना यहाँ पर एग्जैक्ट कैसे आ जाएगा? क्योंकि ln 10 की वैल्यू 2.3 दे रखी है, राइट? तो वो आराम से आ जाएगा, वो तो नॉर्मल अब मल्टीप्लीकेशन, आई डोंट थिंक कि मुझे ये अब बताना पड़ेगा। बट इसमें अगेन मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूँ इस क्वेश्चन को। इसमें अगेन ये था कि इस क्वेश्चन को करना क्या है इस क्वेश्चन में, राइट? तभी तो 0.27% बच्चों ने ही करेक्ट आंसर दिया है। वापस से बता रहा हूं, वो कह रहा है कि भाई कॉपर के सरफेस को टार्निश होने से बचाने के लिए मैं N2 गैस पास कर रहा हूं ताकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे, जैसे हम चिप्स के पैकेट में होता है। ये तो हमने क्लास 9 10th में पढ़ा कि भाई चिप्स के पैकेट में वो जो चिप्स हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे, इसलिए N2 गैस डालना होता है हमें, राइट?
एज एन इनर्ट गैस। लेकिन पता लगा कि जो मैं N2 गैस डाल रहा हूं उसमें 1 मोल% वाटर वेपर इंप्योरिटी है, वो भी कॉपर को ऑक्साइड ही कर रहा है ना, ऑक्साइड कह रहा हूं, कॉपर को कन्वर्ट कर रहा है उसकी ऑक्साइड में, राइट। तो मुझे ना H2 बन रहा है, तो मुझे H2 गैस भी पास ऑन करनी पड़ेगी। H2 गैस पास ऑन कितना करूं मैं, कम से कम, ताकि कॉपर टार्निश ना हो। तो बस इक्विलिब्रियम पे मुझे लाके वैल्यू पुट ऑन करनी पड़ेगी। भाई मैक्सिमम तो कितना ही कर लो, राइट, मैक्सिमम कितना ही कर लो, ली चैटलेट के अकॉर्डिंग जितना करोगे उतना वो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। तो मिनिमम से मिनिमम पूछ रहा है वो, जब वो मिनिमम पूछ रहा है तो मुझे इक्विलिब्रियम पे निकालनी है वैल्यू। तो अब कैसे हमने इसको करा सोल्व, फिर दो इक्वेशन दे रखे हैं, उसका डेल्टा जी नोट दे रखा है। तो उन दोनों की हेल्प से पहले मैंने इस पर्टिकुलर इक्वेशन की, जहां पर 2Cu प्लस H2O गिविंग मी 2Cu2O प्लस H2 लिखा है, उसका डेल्टा जी नोट निकाला। डेल्टा जी नोट से फिर माइनस RT ln K करके Kp का एक्सप्रेशन, और Kp के एक्सप्रेशन में पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O। उसके बाद तो बस फिर नॉर्मल अलजेब्रा सोल्व किया मैंने, राइट। वन ऑफ द हार्डेस्ट क्वेश्चन ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। ओके, दिस इज 2018 अगेन। 2018 में कुछ ज्यादा इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस आए हैं। 2018 डाइल्यूशन प्रोसेसेस ऑफ डिफरेंट एक्वस सॉल्यूशंस with water are given in list 1. The effects of dilution of the solution on H plus are given in list 2. ठीक है कि भाई लिस्ट 1 में डाइल्यूशन कर रहा है, लिस्ट 2 में उनका अफेक्ट की उनके अफेक्ट से हो क्या रहा है। नोट दैट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस इज वेरी वेरी लेस देन 1. डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट इज वेरी वेरी लेस देन 1. कंसंट्रेशन H प्लस रिप्रेजेंट्स, हाँ ठीक है। तो बेसिकली वो है कि जो हम अप्रोक्सीमेशंस लेते हैं वो सारे वैलिड है, ठीक है। ओके, सबसे पहले वो देख ले क्या कि क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट है एज पर दी डेटा। तो ठीक ठाक ही है, मतलब सिंपल, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि 14.51% बच्चों ने अटेम्प्ट करेक्ट आंसर दिया है, और अगेन 50% बच्चों ने अनअटेम्प्टेड किया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में ना, जहां पर मैच दी कॉलम आता है ना, तो ट्राई किया करो जहां पर, क्योंकि ऑप्शन तो एक ही करेक्ट होगा, ट्राई करो एलिमिनेशन इज वन ऑफ द बेस्ट, राइट, एलिमिनेशन इज वन ऑफ द बेस्ट। अब मैं लिस्ट 2 में अगर मैं देख रहा हूं, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, 1 2 3 4 5 ऑप्शन सब में चेंज आ रहा है, बस एक 1 में डज नॉट चेंज आ रहा है, राइट, 1 में। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन बन सकता है मेरा जिसमें कंसंट्रेशन H प्लस की चेंज ही ना हो रही हो? चेक करते हैं। पी ऑप्शन जो है मेरा, या पी लिस्ट 1 में जो पी ऑप्शन है, 10 ml of 0.1 molar NaOH plus 20 ml of 0.1 molar acetic acid diluted to 60 ml। ठीक है, क्यू ऑप्शन है 20 ml 0.1, 20 ml 0.1 diluted to 80 ml, ठीक है। आर है 20 ml of 0.1 molar HCl plus 20 ml of 0.1 molar ammonia solution diluted to 80 ml, ठीक है। एस ऑप्शन है 10 ml saturated solution of nickel hydroxide in equilibrium with excess of solid nickel hydroxide is diluted to 20 ml. Solid nickel hydroxide is still present after dilution. ओके, अब देखो चार ऑप्शन पढ़ लिया ना। अब जो मुझे समझ में आया, पहले एस ऑप्शन देखते हैं। एस ऑप्शन क्या है? इट इज अ स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट। तो इसका अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो दैट विल बी इक्वल टू निकल 2 प्लस 2 OH माइनस कुछ इसका KSP होगा। तो वो कह रहा है कि भाई अभी तो आपने 10 ml लिया निकल हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, जो कि अभी सॉलिड निकल हाइड्रोक्साइड के साथ इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब ही वही है कि वो अभी स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट की तरह बिहेव कर रहा है। जब आपने इसको 20 ml डाइल्यूटेड टू 20 ml 10 ml और पानी डाल दिया, मुझे एक बात बताओ, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट की जो सोल्यूबिलिटी है, भाई मुझे एक बात बताओ ना, आप इसका एक्सप्रेशन क्या लिखोगे? S सोल्यूबिलिटी का, और इसका 2S। भाई H प्लस की कंसेंट्रेशन चेंज का मतलब क्या है? OH माइनस की कंसेंट्रेशन का चेंज, और OH माइनस की कंसेंट्रेशन का चेंज का मतलब क्या है? कि सोल्यूबिलिटी चेंज हो रही है। सोल्यूबिलिटी, अगर आप स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट को डाइल्यूट करोगे तो क्या सोल्यूबिलिटी चेंज होगा? द आंसर इज नो। भाई मुझे एक बात बताओ ना, इसका एक्सप्रेशन आप लिखो तो इसका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? KSP विल बी इक्वल टू S इंटू 2S का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4S क्यूब। सोल्यूबिलिटी चेंज होने का मतलब है KSP चेंज कर दिया आप लोगों ने, राइट। सोल्यूबिलिटी चेंज होने का मतलब है KSP चेंज कर दिया। सोल्यूबिलिटी तो चेंज हो ही नहीं सकती, राइट। आप अगर किसी भी स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट को डाइल्यूट कर रहे हो तो
सोलिबिलिटी चेंज नहीं हो सकती, उससे तो आपका केस भी चेंज हो जाएगा, राइट, क्योंकि और कोई कॉमन आयन इफेक्ट भी नहीं है। सो एस इज वन ऑफ द ऑप्शन जिसमें H प्लस की जो कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं होगी। अब वो कौन कौन से ऑप्शन है, एक तो ए और एक डी, तो ये दो ऑप्शन तो आपके कट गए। ओके, और भी ऑप्शंस देखते हैं। अच्छा, पी ऑप्शन में ना मेरे को दिख रहा है कि बफर बन रहा है पी ऑप्शन में, क्योंकि 10 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH एंड 20 ml ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड। चलो चेक करते हैं, मिलीमोल्स वगैरह में चेक करते हैं एक बार। सो NaOH, ये तो एस ऑप्शन था, ये पी ऑप्शन चेक कर रहा हूं मैं। NaOH प्लस एसिटिक एसिड रिएक्ट करके सोडियम एसिटेट बनाएगा प्लस H2O, राइट। मिलीमोल्स में खेलते हैं, तो NaOH के मिलीमोल्स कितने हो जाएंगे, 0.1 इंटू 10 1 मिलीमोल्स लिख देता हूं मैं यहाँ पर, मिलीमोल्स, तो 1 मिलीमोल हो गया। क्यों, कैसे, 10 ml इंटू 0.1, और एसिटिक एसिड की कितना हुआ, 20 इंटू 0.1 2 हो गया, राइट, 2 हो गया। अब ये मेरा हो गया LR, लिमिटिंग रिएजेंट, राइट, लिमिटिंग रिएजेंट। तो फाइनली क्या होगा, ये पूरा का पूरा रिएक्ट, तो ये 0, 2 माइनस 1 1, ये 1, और ये तो पानी है तो ये तो मेरा एक्सप्रेशन में आने भी नहीं वाला। अब भाई एसिटिक एसिड 1 मिलीमोल बचा हुआ है और सोडियम एसिटेट 1 मिलीमोल बन गया, तो भाई बफर सिस्टम बन गया, ये बफर सिस्टम बन गया। तो यहां पर तो मैं पीएच का एक्सप्रेशन लगा सकता हूं हेंडरसन हेजलबेल की इक्वेशन से, पीएच इक्वल टू पीकेए प्लस लॉग बेस बाय एसिड, बेस की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन, बेस को आप यहां पर सोल्ट भी बोल सकते हो, तो पीकेए समथिंग है कुछ भी, और log 1/1, log 1/1 इक्वल टू, ये कितना हो गया pKa, क्योंकि log 1 की वैल्यू हो गई 0। अब मुझे एक बात बताओ, अब वो कह रहा है कि जब ये कर लिया अब इसको डाइल्यूट कर रहा हूं 60 ml। अच्छा सर एक बात बताओ, आपने तो यहां पर कंसंट्रेशन लिखा है और यहां पर आप मिलीमोल्स या मोल्स का रेशियो ले रहे हो। भाई मुझे एक बात बताओ ना, कंसंट्रेशन का रेशियो विल बी इक्वल टू मोल्स का रेशियो या मिलीमोल्स का रेशियो, क्यों, दोनों सेम ही कंटेनर में है ना, तो दोनों की जो वॉल्यूम है वो सेम है। तो आप जो ये एक्सप्रेशन है कंसंट्रेशन की टर्म्स में भी लिख सकते हो, मोल्स की टर्म्स में भी लिख सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ, पी ऑप्शन में अगर मैंने इसको डाइल्यूट किया 60 ml, तो भाई मोल्स तो सेम ही रहे ना, मोल्स तो सेम ही रहे, तो एक्सप्रेशन तो अभी भी सेम ही आएगा। एंड दैट इज वाई बफर की डेफिनेशन ही तो यही है। बफर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, देखो जनरली ये वाली चीज हम भूल जाते हैं, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। बफर सॉल्यूशन का मतलब होता है कि भाई वो सॉल्यूशन, देखो बहुत सारे बच्चों को क्या याद रहता है बफर के बारे में, कि बफर वो होता है जिसमें अगर मैं थोड़ा सा अमाउंट एसिड का या थोड़ा सा अमाउंट बेस का डाला तो पीएच चेंज नहीं होता। ये वाला तो हमें याद रहता है। हमें क्या याद नहीं रहता, बफर का पीएच चेंज तब भी नहीं होता जब हम उसको डाइल्यूट करते हैं, राइट, ये याद रखो, पीएच डज नॉट चेंज ऑन डाइल्यूशन, pH does not change on dilution, क्योंकि डाइल्यूशन से वॉल्यूम में चेंजेस आया ना, मोल्स तो सेम ही रहे, राइट। और जब आप हेंडरसन हेजलबेल की इक्वेशन में लॉग बेस बाय एसिड का रेशियो लिखोगे तो वॉल्यूम तो एट द एंड कट ही जानी है, मोल्स का ही रेशियो है। तो बफर वो सॉल्यूशन होता है जिसका पीएच चेंज नहीं होता, या तो भाई थोड़ा सा अमाउंट एसिड का या थोड़ा सा अमाउंट बेस का ऐड कर रहे हो, या फिर पीएच तब भी चेंज नहीं होता जब आप उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हो। ऑलवेज रिमेंबर दिस, राइट, जब आप उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हो। तो पी ऑप्शन का भी जो आंसर आएगा दैट इज 1। तो ये लो, ये ऑप्शन भी कटा, डी इज द करेक्ट आंसर, ज्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ी, राइट। अब क्यू और आर, ऑल्दो करेक्ट आंसर इज डी, बट स्टिल मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता रहा हूं, क्यू और आर ये आप लोगों को घर पे जाके सोल्व करना है। देखो क्यू ऑप्शन क्या, और क्यू और आर सेम ही है, सेम ही है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। 20 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH प्लस 20 ml ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, भाई ये पूरा का पूरा सोल्ट बनाएगा, सोडियम एसिटेट बनाएगा, राइट, पूरा का पूरा सोल्ट। तो सोल्ट की अभी जो भी कंसंट्रेशन होगी उसका H प्लस की कंसंट्रेशन निकालो के ए की टर्म्स में, लेट से, है ना। अब जब आप उसको डाइल्यूट कर दोगे 80 ml, तो कंसंट्रेशन सोल्ट की तो चेंज ही हो जाएगी, सोल्ट की कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। तो
अब जो pH निकालोगे वो Ka की टर्म्स में वो थोड़ा सा अलग आएगा, इनमें चेंजेस आएंगे और आपको पता लगेगा Q का मैच करेगा 5 के साथ कि √2 टाइम्स, और R का जो मैच करेगा वो 4 के साथ मैच करेगा 1/√2, राइट। ये आपको सोल्व करना है क्योंकि Q और R सोल्ट का हाइड्रोलिसिस करवाना है आपको, राइट। सोल्ट का हाइड्रोलिसिस करवाना है, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, बट स्टिल हमें जे एडवांस में ना एक चीज याद रखा करो, जे एडवांस में हमें ना ईगो पे नहीं लेना होता क्वेश्चन, नहीं भाई नहीं मैं तो ना पूरा सोल्व करूंगा, नहीं। हमें इस तरीके से अगर सोल्व नहीं हो रहा है तो थोड़ा आगे चलो, बाद में आ जाएंगे हम इस क्वेश्चन पे, या फिर मैच द कॉलम में तो सबसे बेस्ट होता है कौन सा आसान ऑप्शन इजी, कौन सा आसान ऑप्शन है जो इजी से मैच हो जाए। अब मेरा अगर पी और एस 1 1 अगर दो ऑप्शन में होते तब मैं क्यू और आर सोल्व करता, अब क्योंकि कहीं भी नहीं है तो मैं क्यू और आर सोल्व नहीं करूंगा, राइट। बट अपनी नॉलेज के लिए आप घर पे सोल्व करें, राइट। ओके, सो वंडरफुल क्वेश्चन, राइट, अच्छा क्वेश्चन था। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी वन ऑफ द टफ क्वेश्चन है। टफ क्वेश्चन क्यों है, देखो यहां पर भी कितने प्रतिशत भारतीयों ने सही आंसर दिया है, सिर्फ और सिर्फ 2.43% बच्चों ने सही आंसर दिया है, मतलब लगभग 70% बच्चों ने रॉन्ग आंसर दिया है इसका, राइट। और अगर आप नंबर पूछोगे एग्जैक्ट तो लगभग 4000 बच्चों ने सही आंसर दिया है, राइट। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है, 2019 जे एडवांस। ओके, so for the following reaction, the equilibrium constant Kc at 298 Kelvin is 1.6 into 10 raised to the power 17. ठीक है, Fe2 plus S2 minus giving me Fes. When equal volume of this and this solutions are mixed, the equilibrium concentration of Fe is found to be इतना. So the value of Y is कितना. अच्छा ठीक है. ओके, अब देखो यहाँ पर ना एक बहुत कॉमन स्ट्रेटेजी फॉलो होती है, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो FeS इज अ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, कैसे पता लगा, क्योंकि इस इक्वेशन को मैं उल्टा करके लिखूंगा तो वो जो उसका K इक्विलिब्रियम बनेगा वो KSP तो है, राइट। एनीवे मुझे उससे कोई कुछ लेना भी नहीं है। देखो या तो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करो कि Fe2 प्लस S2 माइनस गिविंग मी FeS, या तो आप ऐसे ही सोल्व कर लो। आपको ऐसे सोल्व नहीं करना तो आप रिवर्स करके भी सोल्व कर सकते हो। हम थोड़ा कंफर्टेबल होते हैं स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट को हम काइंड ऑफ सोल्यूबल बना, मतलब उसको तोड़ते हैं, उसमें हम कंफर्टेबल होते हैं तो वैसे ही सोल्व कर लेते हैं। चलो, सो FeS सॉलिड इक्विलिब्रियम Fe2 प्लस एक्वस प्लस S2 माइनस एक्वस। अब इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो ऑब्वियसली KSP होगा, एंड दैट इज वो रिवर्स हो जाएगा, राइट, उल्टा हो जाएगा। जो देखो इसका KC दे रखा है ना, ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर 17, तो मैं अगर इस इक्वेशन को रिवर्स करूंगा तो 1/KC हो जाएगा, राइट, 1/KC विच इज इक्वल टू 10 टू द पावर -17 अपॉन 1.6, ठीक है। ओके, अब क्या क्या दिया हुआ है, T इक्वल टू 0 पे क्या दिया हुआ है, अब देखो इक्वल वॉल्यूम, राइट। यहां पर तो मुझे सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है, जैसे ही वो इक्वल वॉल्यूम बोल दे हर एक आयन की कंसंट्रेशन आधी हो जाती है, राइट। क्योंकि Fe2 प्लस की मान लो V वॉल्यूम यूज करी गई तो S2 माइनस की भी V वॉल्यूम यूज करी गई। तो अगर मुझे Fe2 प्लस की नई कंसंट्रेशन निकालना है आफ्टर मिक्सिंग तो मैं क्या करूंगा, 0.06 इंटू V बाय 2V, V प्लस V 2V, राइट। तो दोनों की कंसंट्रेशन, पहली गलती तो इस क्वेश्चन में ये होती है कि कंसंट्रेशन हम करेक्ट नहीं लिखते। तो कंसंट्रेशन सबसे पहले 0.03 और 0.1 हाफ करनी है कंसंट्रेशन, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम डाल रहे हो, राइट। ओके, दैट इज फॉर श्योर कि भाई अब सबसे पहले आप लोगों को याद होगा हम रिएक्शन क्वोशिएंट निकालेंगे ये चेक करने के लिए, ऑल्दो हमें क्वेश्चन से पता लग रहा है कि वो पीछे जाएगा, स्टिल हम स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। QSP निकाल दो, तो 0.03 इंटू 0.1 अपॉन 1, it is obviously very greater than 10 raised to the power -17 by 1.6, so that means reaction will move, या इक्विलिब्रियम विल मूव, रिएक्शन की जगह मैं इक्विलिब्रियम भी लिख सकता हूं, रिएक्शन विल मूव बैकवर्ड, राइट। ओके, अब देखो ये गलती कभी भी मत करना, ध्यान से सुन लो, ये गलती कभी भी मत करना कि अब आप लिखोगे इसमें 0.03 माइनस एक्स और 0.1 माइनस एक्स और फिर उस क्वाड्रेटिक को सोल्व करोगे, ये नहीं हो पाएगा।
क्यों नहीं हो पाएगा? देखो मैं आप लोगों को ध्यान से बता रहा हूं। एक तो हम x का अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते क्योंकि रिएक्शन बहुत ज्यादा पीछे जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻⁻17 है। सबसे बेस्ट तरीका होता है, देखो इक्विलिब्रियम में जब आप लोगों ने पढ़ा है ये चैप्टर, तो आप लोगों को ये बताया भी जाता है इक्विलिब्रियम कहीं से भी अचीव हो सकता है। या तो रिएक्शन को पूरा पीछे ले जाओ या पूरा आगे ले आओ, तब भी किसी भी डायरेक्शन से इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है। तो एक काम करते हैं, इजी टू कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, एंड टू बी वेरी वेरी फ्रैंक, ये ही स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है क्वेश्चंस को सोल्व करने का, इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने का। सारा का सारा ना रिएक्शन पीछे ले जाओ स्टोकियोमेट्री को ध्यान में रखते हुए। तो लेट्स से एट टी इक्वल टू टी डैश कुछ भी बोल दो, रिएक्शन अगर पीछे गया तो ये एल आर बनेगा ऑब्वियसली Fe2+, तो ये 0 हो गया। इसको वापस से लिख देता हूँ, रुको, FeS, क्योंकि वो QSP यहां पर ही लिख दिया ना मैंने इसके नीचे, Fe2+ प्लस S2-, एक्वस को छोड़ो, तो ये मेरा LR बनेगा। तो T इक्वल टू 0 पे ये 0.03 है, ये 0.1 है। तो पूरा का पूरा पहले पीछे ले जाओ, पूरा का पूरा, ठीक है। अब मैं जब पीछे लेके जाऊंगा ना, तब मैं उसको फिर आगे लेके जाऊंगा। तो एट T इक्वल टू T डैश कुछ भी टेम्परेचर पे पीछे लेके गया, टेम्परेचर कह रहा हूं किसी भी टाइम पे, 0, ये तो 0 हो गया क्योंकि ये LR है, ये LR बनेगा मेरा। तो 0.1 में से 0.03 गया तो 0.07। अब लेके आओ t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम। अब आप आगे लेके जाओ, क्योंकि जब आप अब आगे लेके जाओगे ना, तो आप अप्रोक्सीमेशंस ले सकते हो, राइट। अब आप अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो कि FeS तो बहुत कम टूटेगा। और ये ना उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया कि आप FeS की सोल्यूबिलिटी निकाल रहे हो इन अ सॉल्यूशन जिसमें S2- की कंसेंट्रेशन पहले से ही 0.07 है। कॉमन आयन इफेक्टिव हो गया ना ये, राइट। तो इसकी KSP की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻17/1.6। तो ये तो कचरा है मेरे लिए, क्योंकि ये तो सॉलिड का एक्सप्रेशन आएगा नहीं। तो ये S 0.07 प्लस S, जिसको मैं अप्रोक्सीमेशन ले सकता हूँ, और ये बिल्कुल वैलिड अप्रोक्सीमेशन निकल के आएगा, क्योंकि भाई 10⁻⁻17 है। तो 10⁻⁻17 है, इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम पे जो FeS है वो बहुत 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 कम टूट रहा है, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा अलजेब्रा सोल्व करते हैं। तो S इंटू 0.07 इज इक्वल टू कितना हो गया, 10⁻⁻17/1.6। तो S की वैल्यू कितनी आ गई, 10⁻⁻17/1.6 इंटू 0.07। और ये S है क्या, कंसेंट्रेशन ऑफ Fe2+। और कंसेंट्रेशन ऑफ Fe2+ कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है, कहाँ है, ये रहा, y इंटू 10⁻⁻17, y इंटू 10⁻⁻17। तो इसको अगर थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो 10⁻⁻17 और 10⁻⁻17 तो कट गया। तो y इज इक्वल टू 1 2 3 10⁻3/16 इंटू 7। अब इसको अगर आप सोल्व करोगे तो दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा 8.9 के आसपास आ जाएगा, 8.9। ऑल्दो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसकी रेंज दे रखी होती है। अगेन जे एडवांस रेंज देता है। इसकी जो करेक्ट आंसर की रेंज है वो है 8.70 टू 9.10। इसमें जितने भी आंसर्स होंगे इंक्लूडिंग 8.70 एंड 9.10 सारे करेक्ट होंगे, राइट। तो ये तो चलो कैलकुलेशन है, तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक है। तो इस अप्रोच को ध्यान से समझो, ये अप्रोच ही यूज करनी पड़ती है इस तरह के क्वेश्चंस में, राइट। जब वो एक इक्विलिब्रियम पे वो कंसंट्रेशन देता है आयंस की, और फिर पूछता है कि सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन तो ये होता है कि भाई पीपीटी बनेगा नहीं बनेगा। वो तो जेई मेन पूछता है, टू बी वेरी फ्रैंक। अब तो आजकल जे एडवांस नहीं पूछता। पीपीटी ऑब्वियसली बनेगा, इसलिए कंसंट्रेशन बहुत घट गई ना, 0.03 से 10⁻⁻17 हो गया। तो अब जब इक्विलिब्रियम पे जब पीपीटी बनेगा तो हर एक आयन की कंसंट्रेशन पूछता है फिर वो, कि Fe2+ और S2- की कंसंट्रेशन बताओ। अब मेरे से कोई अगर S2- की कंसंट्रेशन पूछता, वो तो 0.07 ही है, राइट। हाँ, Fe2+ की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम हो गई, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जे एडवांस 2020। अगेन मुझे ये बताना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 32 गलत नहीं लिया मैंने, यहाँ पर ये 18 + 14 है, 14 ये है, और 18 का मतलब क्या है, फिजिक्स वाले सेक्शन के बाद आया ये। तो फिजिक्स में 18 क्वेश्चन, 18 + 14 32, ठीक है। वो तो चलो ठीक है, नॉर्मल चीज है।
ओके अब ये क्वेश्चन में देखते हैं कितना डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन। तो करेक्ट रिस्पॉन्स 11.36% बच्चों ने सही आंसर दिया है और 61.02% बच्चों ने गलत आंसर दिया है, राइट। तो आई मीन ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। चेक करते हैं। सो कंसिडर द रिएक्शन ए इक्विलिब्रियम बी, ए इक्विलिब्रियम बी, राइट, एट 1000 केल्विन। एट टाइम टी डैश ये वाला टाइम है, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम वाज इंक्रीज टू 2000 केल्विन। ठीक है भाई, जब तक टाइम टी डैश से पहले वाला था तब तक तो 1000 केल्विन था, 1000 केल्विन। टी डैश पे मैंने सडनली उसका टेम्परेचर 2000 केल्विन कर दिया। द सिस्टम वाज अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम थ्रू आउट दिस एक्सपेरिमेंट। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वाज मेंटेन्ड एट 1 bar. Given below is the plot of the partial pressure of B with time. What is the ratio of the standard Gibbs energy of the reaction at 1000 Kelvin to that at 2000 Kelvin? अब मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा जो मेरे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मिस्टेक करी है। ओके चलो पहले आंसर निकालते हैं। सबसे पहले एट 1000 केल्विन निकालते हैं। तो देखो डेल्टा जी नोट का मतलब ही क्या है, पहले ये लिख लेते हैं भाई, डेल्टा जी नोट एट 1000 केल्विन अपॉन डेल्टा जी नोट एट 2000 केल्विन। अब देखो पहली गलती मैं बताऊं मेरे बच्चों ने क्या करी थी, या बहुत सारे बच्चे जो करते हैं, उन्होंने 1000 केल्विन ऊपर ना लेके नीचे ले लिया, तो इस रेशियो का उल्टा निकाल दिया। ठीक है, तो ये तो बहुत ही मतलब दिल पे लगने वाली गलतियां होती है। ठीक है, माइनस आर इंटू 1000, माइनस आर इंटू 1000 इंटू आर टी एल एन के 1 लिख देता हूं अभी के लिए। ठीक है, अपॉन माइनस आर इंटू 2000 इंटू एल एन के 2। तो माइनस आर 1000 और 1000 कटा, तो बेसिकली रेशियो आ गया एल एन के 1 अपॉन 2 एल एन के 2। तो मुझे इस रेशियो की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले एट 1000 केल्विन पे T इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम ही लिख रहा हूं मैं। टी इक्विलिब्रियम क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि वो क्या कह रहा है, देखो पहला पॉइंट तो ये है कि थ्रू आउट दिस एक्सपेरिमेंट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वाज मेंटेन्ड एट 1 बार। तो ए का प्रेशर 1 बार ही है, चाहे वो 1000 केल्विन हो चाहे 2000 केल्विन हो। अब बी का प्रेशर कितना होगा, 10 बार। वो ग्राफ से पता लग रहा है ना, क्योंकि टी डैश टाइम के बाद ही तो 2000 केल्विन किया गया है टेम्परेचर, तो ये 10 बार। तो K1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 10। ओके, अब मैं 2000 केल्विन पे करूंगा, एट 2000 केल्विन। सो T इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम। तो A का प्रेशर तो 1 बार ही है, क्योंकि अगेन मैं वापस ये लाइन दिखा देता हूं, थ्रू आउट दिस एक्सपेरिमेंट द पार्शियल प्रेशर ऑफ A वाज मेंटेन्ड एट 1 बार। हाँ, लेकिन अब B का प्रेशर कितना हुआ, अब देखो B का प्रेशर कितना हुआ। B का प्रेशर इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम प्रेशर या इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन या इक्विलिब्रियम मोल्स हम किसको बोलते हैं भाई, वो प्रेशर या वो कंसंट्रेशन या वो मोल्स जो समय के साथ, टाइम के साथ चेंज ना हो। तो B का पार्शियल प्रेशर 115 नहीं है, 100 है, क्योंकि 100 इज दैट प्रेशर जो एट द एंड कांस्टेंट हो गया है, राइट, कांस्टेंट हो गया। तो सेकंड गलती इस क्वेश्चन में ये होती है, राइट। तो इसका 100 आ गया, 100 बार। तो K2 क्या निकालोगे, 100 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 100, राइट। अब इस एक्सप्रेशन को वापिस से लेके आओ यहां पर। सो ln K1 अपॉन 2 ln K2। अब L दोनों ऊपर और नीचे ln है, तो log में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि 2.303 दोनों से कट जाएगा। सो log K1 अपॉन 2 इंटू log K2, log K1 log 10 अपॉन 2 इंटू log 100। अब log 100 को log 10 के टर्म्स में कैसे लिख सकता हूं मैं, 10 का स्क्वायर 2 log 10। सो log 10 अपॉन 4 log 10। तो log 10 ऑल्दो 1 ही होता है स्टिल। तो आंसर कितना आ गया, 1/4 एंड द आंसर इज 0.25। 0.25। बहुत सारे बच्चों ने, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर 4 निकालते हैं, पता नहीं क्यों, ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ते नहीं है बच्चे। ठीक है, ओके। सो आई डोंट थिंक कि इसमें मुझे वापस बताने की जरूरत है, सिंपल सा ही क्वेश्चन है। और मैं तो ये काइंड ऑफ प्रार्थना करता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस
गलत तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुझे जब ऐसे क्वेश्चंस में ये डेटा दिखता है ना 61.02% बच्चों का गलत रिस्पॉन्स आया, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते नहीं, क्योंकि आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ कोई कोई ऐसे हिडन कुछ ट्रिक लगानी पड़ रही है, राइट? ओके देन दिस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राइट? थैंक यू सो मच।